हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है जियो स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ रहे होंगे और अच्छे से ज्योग्राफी को समझ रहे होंगे। सो ये वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th और 12th क्लास में हैं अभी और जिसका सब्जेक्ट ऑप्शनल ज्योग्राफी है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बेस से जो है वो ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था भूगोलिक विषय के रूप में अध्याय प्रथम। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इस जो टॉपिक है इसमें हमने ये जाना था कि भूगोल विषय के रूप में क्या है, यानी विषय के रूप में इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक विषय है और इसको कैसे समझा जा सकता है और इसका दूसरे विषयों के साथ क्या क्या संबंध है और इनकी प्रमुख शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये सारा वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपको ये 2 पार्ट्स में पहले से मिल जाएगा। सो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, ये इसके सेकंड चैप्टर के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो चलते हैं हमारे सिद्धांत की पुस्तक सेकंड, पृथ्वी की उत्पत्ति विकास से संबंधित रहेगा। ये भाग प्रथम है उसका। तो इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने ये जाना कि पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि भूगोल जो है वो 2 भाग में डिवाइडेड है, यानी 2 शाखाओं में विभक्त है। पहली शाखा है जो भौतिक भूगोल है और दूसरी शाखा है जो मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल, जब हम भौतिक भूगोल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी का। पृथ्वी का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड का अध्ययन करना पड़ेगा। ब्रह्मांड का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की, यानी हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हमें सौर मंडल की उत्पत्ति को समझना है तो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, उससे हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है और उसके एक ग्रह पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है, आज का जो वीडियो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर रहेगा। जब कभी भी आप बाहर जाते हैं रात के समय तो आप देखेंगे कि आसमान बहुत ज़्यादा जब साफ़ होता है तब हमें रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। कभी हमें चाँद पूरा दिखाई देता है तो कभी हमें वो आधा दिखाई देता है और कभी तो हमें वो दिखाई ही नहीं देता। तो ये स्थितियाँ कौन सी हैं? जब हम पूर्णिमा को देखेंगे चाँद को, जब हम अमावस को देखेंगे चाँद को, तो वो हमें कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। कभी जो है वो हमें चाँद लाल कलर का दिखाई देता है जिसे रेड मून कहते हैं और कभी हमें वो दूर दिखाई देता है। तो ये किस लिए होता है, ये किस प्रकार से होता है, इन सभी का अध्ययन जो है, इन सभी क्या क्या जवाब, क्यों का जवाब और कहाँ का जवाब हमें किस में मिलेगा? ब्रह्मांड की यात्रा में। जब हम ब्रह्मांड को समझेंगे तभी हमें यह समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा अणु से लेकर बड़ी बड़ी महाकाय आकाश गंगाओं तक, इन सारे के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है वो इन्हीं असंख्य ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं में से एक मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी की आकाश गंगा में स्थित है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो कहाँ पर स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर स्थित है। यानी हमारा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है, हमारा सन, हमारा मून, हमारे जो 8 ग्रह हैं वो सारे के सारे कहाँ पर स्थित हैं? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। हमने मानव तथा प्रकृति के बीच में जो भी अंतर संबंध है उसको क्या जाना है? भूगोल के अंदर जाना है। प्रकृति का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, पर उसका अध्ययन करने वाला कौन है? मानव है। मानव ने प्रकृति को समझा है, मानव ने प्रकृति के ऊपर अध्ययन किया है। तो हम अगर प्रकृति को जानेंगे तो हम मानव का उसके ऊपर किए गए प्रयासों को भी समझेंगे। तो मानव ने प्रकृति को कैसे समझा
उन सबको हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि पिछले अध्याय में मैंने आपको कहा था कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो इरेटोस्थेनिस के द्वारा दिया गया है, जो कि एक ग्रीक वैज्ञानिक विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफिया शब्द दिया था। जो ग्रीक विद्वान हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में आते हैं। तो यहीं से ग्रीक से जो ज्योग्राफी है वो यूनान की तरफ गई, और यूनान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी। क्लॉडियस टॉलेमी जो थे वो एक गणितज्ञ थे, पर उनका जो रुझान था वो एस्ट्रोनॉमी में यानी खगोल शास्त्र में भी था। उन्होंने खगोल शास्त्र का एक बहुत बड़ा नियम यानी उस समय का सबसे बड़ा नियम उन्होंने दिया था, जो था भूकेंद्रित मॉडल। ये जो मॉडल था ये ब्रह्म मात्र था, यानी उनका उस समय का इंट्यूशन था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, और पृथ्वी के ही आसपास हमारे जो सारे तारे हैं वो पृथ्वी के ही आसपास रोटेट कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। जैसे कि ये मॉडल कह रहा है पृथ्वी जो है वो मिडिल में है, यानी मध्य में है, और सारे ग्रह जैसे कि चंद्रमा है, बुध है, सूर्य है, और बृहस्पति है, शनि है, वो अन्य जो तारे हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसे कहते हैं भूकेंद्रीय मॉडल। भूकेंद्रित अवधारणा, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य तथा अन्य तारे इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड की गति यानी पृथ्वी की जो गति है अन्य तारों के साथ, उनको समझाने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो यहाँ पर इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, पर पृथ्वी जो है वो उसके मध्य भाग में नहीं है। पृथ्वी जो है वो इसके मध्य भाग में नहीं स्थित होकर थोड़े से दूर स्थित है, मध्य भाग से दूर स्थित है, और ये भी अपना एक घूर्णन कर रही है। और जो अन्य ग्रह हैं, जैसे कि हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें सूर्य नज़दीक दिखाई देता है, और कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें सूर्य दूर दिखाई देता है। उन गतियों को बताने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार जो पृथ्वी है वो इस तरह से रोटेट कर रही है, और जो सूर्य है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, और जो अन्य ग्रह हैं वो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक गति बताई कि पृथ्वी जो है वो कभी जो है इन ग्रहों के नज़दीक आती है। इस स्थिति में पृथ्वी जो है वो सूर्य के नज़दीक दूर है, और इस स्थिति में वो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होती हैं। और जो अन्य तारे हैं जो कि कभी इनको पास में दिखाई देते हैं, कभी हमें दूर दिखाई देते हैं, अगर इस बॉडी को हम चंद्रमा समझें या फिर कोई अन्य ग्रह समझें, तो उसका जब रोटेशन चल रहा होता है, उसका परिक्रमण चल रहा होता है, तब ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी इस तरह से रोटेट कर रही होती है, तो पृथ्वी यहाँ स्थित होती है, और वो ग्रह यहाँ पर अपना रोटेशन कंप्लीट करते हुए वो यहाँ पर स्थित होता है। तो इस स्थिति में जो है वो पृथ्वी जो है उस ग्रह के सबसे नज़दीक होती है, और नॉर्मल स्थिति में जहाँ पर पृथ्वी यहाँ पर स्थित है और वो अन्य ग्रह जो है वो यहाँ पर स्थित है, तो इनके मध्य की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरह से इनकी ग्रहों के बीच में गति को बताया गया था इस मॉडल में। ये एक गणितीय मॉडल था। ग्रहों की वक्रीय गति को समझाने के लिए एपिसाइकल का एक जटिल गणितीय मॉडल तैयार किया गया। ये मॉडल इतना जटिल था कि इसको नॉर्मली समझना सबके लिए पॉसिबिलिटी में नहीं था। तो काफ़ी समय तक तो ये मॉडल ही वर्चस्व में रहा, पर इस मॉडल में संशोधन किया निकोलस कोपरनिकस ने। 1543 ईस्वी में पोलैंड के एक खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस। इन्होंने इस जो भूकेंद्रीय अवधारणा है इसको ख़त्म किया और अपनी एक अवधारणा दी जिसे कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा
इस अवधारणा के अनुसार क्या था कि जैसे कि पहले अवधारणा में बताया गया था कि पृथ्वी मध्य के अंदर स्थित है और सारे ग्रह जो हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, पर इस मॉडल ने उस चीज़ को नकारा और उन्होंने कहा, इस मॉडल में कहा गया कि सूर्य जो है वो मध्य में स्थित है और सारे जो ग्रह हैं मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे के सारे जो ग्रह हैं ये सन की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। भू केंद्रीय अवधारणा, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। इस मॉडल में इसकी व्याख्या की गई। जो भारत के खगोल शास्त्री थे वराह मिहिर, जो कि 6ठी शताब्दी में थे, उन्होंने कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो मध्य में स्थित नहीं है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो हमारे जो भारत के वराह मिहिर थे, इन्होंने पहले ही ये चीज़ बता दी थी कि पृथ्वी जो है वो मध्य में स्थित नहीं है और जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जब हमें ये पता चला कि पृथ्वी जो है वो मध्य में सूर्य जो है वो मध्य में स्थित है, तो उसको लेकर पृथ्वी की गतियों को लेकर बहुत सारे गणितीय जो नियम थे वो प्रतिपादित होने लगे। सबसे महत्वपूर्ण जो नियम था वो था जोहान्स केपलर का नियम। ये जोहान्स केपलर का नियम 1571 से लेकर 1630 तक थे। इन्होंने ये जो केपलर ने जो ये नियम दिए थे ये पृथ्वी की गति को लेकर थे और इसी को आधार बनाकर जो न्यूटन थे उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत था वो दिया था। उन्होंने पृथ्वी की गति को समझाने के लिए प्रथम जो नियम है वो दिया, जिसमें सभी ग्रह थे जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य जो है वो मध्य में स्थित नहीं है, वो एक फोकस बिंदु पर स्थित है। फिर दूसरा नियम कहता है क्षेत्रफल का नियम। इस नियम के अनुसार जो भी ग्रह जितना दूरी पर सूर्य से जितनी दूरी पर रहेगा, जो ग्रह जितना दूर रहेगा उसकी गति भी उतनी ही धीमी होगी और जो ग्रह जितना पास रहेगा उसकी गति उतनी ही तेज होगी। यानी जैसे कि एग्जाम्पल के वे में हम देखे जाए बुध ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उसकी गति भी तेज़ है, जो एरिया है वो भी कम है, उसकी दूरी कम है तो उसकी गति भी तेज़ है। और अगर हम जुपिटर को देखें तो जुपिटर का एरिया यानी दूरी बहुत ज़्यादा है और उसे रोटेशन में समय भी बहुत अधिक लगता है। ये क्षेत्रफल का नियम कहता है एक ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी जब हम किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ें एक रेखा के जरिए तो वो जो है वो समान क्षेत्रफल तय करेगी एक ही समय में। यानी यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगेगा तो वो क्षेत्रफल भी एक ही समान होगा। ये है क्षेत्रफल का नियम। फिर तीसरा नियम है आवर्तन काल का नियम। आवर्तन काल का नियम के अनुसार क्या है कि किसी ग्रह का परिक्रमा काल क्या होता है, उसका रोटेशन ऐसे 1 सर्कल, जब वो परिक्रमा काल जो होता है उसको हम टी में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, परिक्रमा काल का वर्ग यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, उसकी सूर्य से औसत दूरी, यानी अगर हम सूर्य को यहाँ पर समझ लें और ग्रह को यहाँ समझ लें तो इसकी औसत दूरी ये हो गई। अगर हम यहाँ से यहाँ तक समझे तो ये होता है 2r। तो हमें 2r नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ओनली r। हमें 2r नहीं चाहिए, हमें चाहिए r। तो r जो है वो उसका घन यानी इसका क्यूब के समानुपाती, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या है, r क्यूब।
यानी ये दोनों जो है ये समानुपाती है इसके नियम के अनुसार। ये जो तीनों नियम थे ये गुरुत्वाकर्षण बल में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। फिर है जो भूगोल है उसमें तकनीकी का विकास होने लगा। मानव ने पृथ्वी पर ही रहते हुए और अन्य अपने आसपास के ग्रहों की खोजबीन करने लगे। तो उन्होंने सबसे पहले किया दूरबीन का विकास। दूरबीन की सहायता से आकाशगंगाओं की खोज होने लगी, जिसका श्रेय जाता है विलियम हर्शेल को। ये एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। 1805 में इन्होंने एक दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया कि सौर मंडल जो है वो आकाश गंगाओं का एकमात्र अंश है। यानी जो हमारा सूर्य है, हमारा जो सौर मंडल है वो क्या है, आकाश गंगाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी आकाश गंगाएं इतनी बड़ी हैं और ऐसी ही असंख्य आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। जब ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन होने लगा तो विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने ये पाया कि ब्रह्मांड जो है वो इतना बड़ा है कि उसका अंत ही नहीं है। तो ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं का अध्ययन किया गया कि ब्रह्मांड की सीमाएं निर्धारित करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो है वो एडविन हबल का जो है वो योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। एडविन हबल ने 1925 में ये बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार तो अभी भी जारी है, यानी ब्रह्मांड जो है वो अभी भी फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि ब्रह्मांड जो है एक पार्टिकल से बना है और उसमें विस्फोट हुआ और वो, तो इसी का पुष्टि की हबल ने, और उन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्मांड है उसका अभी भी विस्तार जारी है। और दृश्य पथ जो है, दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड, यानी जहाँ तक हम उसको देख सकते हैं, दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जो है वो उनके दूरी को मापने की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष, स्पेस में दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। तो प्रकाश वर्ष हैं कितने, 250 प्रकाश वर्ष। एडविन हबल जो था उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि बाद में जब टेलीस्कोप स्थापित किया गया नासा के द्वारा, तब एक टेलीस्कोप का नाम उनके नाम के आधार पर हबल टेलीस्कोप के ऊपर रखा गया, जो अभी भी वर्तमान में भी विद्यमान है। जब हमने अंतरिक्ष के बारे में जाना तो उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने अध्ययन करना स्टार्ट किया। उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी संकल्पनाएं हमारे सामने आई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संकल्पना है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दी गई है। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। फिर है दूसरा जो सिद्धांत है वो है साम्य अवस्था का सिद्धांत। साम्य अवस्था क्या कहती है कि ब्रह्मांड जो है वो ना तो कभी बना है और ना कभी इसका अंत होगा। ये एक इन्फिनिटी के तरह है जो कि हमेशा चलती ही रहेगी। इन्फिनिटी जो डायग्राम होता है ना, जैसे कि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो उसी प्रकार ब्रह्मांड चलता ही रहेगा। उसका ना तो कोई अंत है और ना ही उसका कोई प्रारंभ है। ये जैसा था वैसा ही है। ये साम्यावस्था का सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड ने और हरमन बॉन्डी ने। फिर है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत दिया था सैंडेज ने। दोलन सिद्धांत में यह बताया गया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो विस्तार और संकुचन एक चक्रीय मॉडल के अनुसार हो रहा है, जो कि अनंत काल तक चलता रहेगा। यानी ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार भी हो रहा है और उसका संकुचन भी हो रहा है। यह एक चक्रीय मॉडल है जो कि चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इस तरह से ये चलता ही रहेगा। यहाँ पर बिग क्रंच होगा, यहाँ पर बिग बैंग होगा, फिर यहाँ पर बिग क्रंच होगा, यहाँ पर बिग बैंग होगा। तो ये इस तरह से चलता ही रहेगा।
हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी असंख्य आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। इन आकाश गंगाओं की संख्या असंख्य है, यानी ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते। उन आकाश गंगाओं की संरचना किस प्रकार की है, यानी ब्रह्मांड में किस तरह की आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। तो आकाश गंगाओं में अगर उनके आकार के आधार पर उनका निर्धारण किया जाए तो 3 तरह की हमें आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं। एक तो है सर्पिलाकार, एक है दीर्घवृत्तीय और एक है अनियमित। सर्पिलाकार जो होती है वो इस तरह से होती है, उनका जो शेप होता है स्पाइरल होता है, ऐसे जलेबी की तरह, ठीक है। और जो दीर्घवृत्तीय हैं वो होती है इस तरह से, इस शेप की होती है, गोल वृत्ताकार शेप में। और अनियमित, इनका शेप किसी भी तरीका से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये तीन आकार के आधार पर ये 3 प्रकार की आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहली है सर्पिलाकार आकाश गंगा, यानी स्पाइरल। सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है ब्रह्मांड में वो इन्हीं आकाश गंगाओं की होती है, सर्पिलाकार। ये तस्त्री के आकार की होती है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारे जो सबसे पास में एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है, यानी हमारी सबसे नज़दीकी गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। ये दोनों ये भी है ना उनके उदाहरण हैं, यानी ये दोनों जो है वो सर्पिलाकार यानी स्पाइरल प्रकार की आकाश गंगा है। फिर है दीर्घवृत्तीय, पुराने तारों द्वारा निर्मित अंतर ताराकीय माध्यम कम घना होता है। कि माध्यम होता है यानी बीच का जो इंटरफेस होता है ये बहुत ही कम घना, डेंसिटी कम होती है। और ये 17% इसी प्रकार की जो है वो आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं। फिर है अनियमित जो है वो 3% ही मिलेगी, इनरेगुलर। ये नवीन तारों द्वारा निर्मित होती हैं, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये 3 प्रकार की जो है वो आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल टाइप की है। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा घर मिल्की वे गैलेक्सी। इसकी संरचना जो है वो एक किस प्रकार की है, स्पाइरल टाइप की है। ये देखिए ऐसे। इसके मध्य में जो होता है ना वो ब्लैक होल होता है, और सूर्य का स्थान होता है यहाँ, और ये इसकी सर्पिलाकार भुजाएं हैं। ये क्या है, इसकी सर्पिलाकार भुजाएं, और बीच में क्या होता है, इसके ब्लैक होल होता है। फिर यहाँ पर मध्य में एक बल्ब विद्यमान रहता है। इस प्रकार से ये एक आकाश गंगा है मिल्की वे। संरचना तारों का विशाल पुंज है, यानी बहुत सारे तारे इसके अंदर विद्यमान हैं। दृश्यमान द्रव्यमान तारे जो है वो 80% है। तारे जो है वो 80% है। धूल और गैसें जो है वो 20% होती है। पड़ोसी है एंड्रोमेडा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, जिसे हिंदी में देवयानी भी कहते हैं। ये आकाश गंगा सबसे हमारे नज़दीक है। ज्ञान का अनंत विस्तार। टॉलेमी के छोटे से भूकेंद्रीय मॉडल से, टॉलेमी के छोटे से भूकेंद्रीय ब्रह्मांड से लेकर हबल के अनंत विस्तार तथा CERN के सूक्ष्मतम गॉड पार्टिकल तक मानव समझ का यह सफ़र सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड जितना बाहर की ओर से विशाल है उतना ही भीतर की ओर से सूक्ष्म और रहस्यमय है, जिसके रहस्यों के बारे में अभी तक मानव जो है वो नहीं जान पाया है। ब्रह्मांड की खोज एक निरंतर डायरी है जिसके पन्ने आज भी लिखे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि
ब्रह्मांड जो है वो एक डायरी है और इसके जो पन्ने हैं अभी भी कोरे हैं, वो लिखे जा रहे हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों का हम अभी भी पता कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना, ब्रह्मांड क्या है उसकी डेफिनेशन को जाना, ब्रह्मांड में जो मानव है उसका किस प्रकार से ब्रह्मांड को लेकर सफ़र रहा है उसके बारे में जाना। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट, आज हमने ये जाना कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का जो मानव से पृथ्वी का जो मानव के सो फ्रेंड, आज हमने ये जाना कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड का सफ़र तय किया, जिसमें हमने ये जाना कि मानव का ब्रह्मांड को लेकर क्या क्या सोल्यूशन रहा है, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जाना, गैलेक्सीज कितने तरह की होती है ये जाना, हमने हबल के टेलीस्कोप के बारे में जाना। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी टॉपिक ऐड करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से और टॉपिक मैं ऐड कर सकती हूँ। सो इससे नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, कि हमारा जो सौरमंडल है वो किस प्रकार से बना है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। Singa PLZ, like, subscribe my channel and hit the bell icon.